हर एक अगर आपने देखा जो प्रेज़ेंट प्राइम मिनिस्टर है, जितने इसके दौर में ज़ुल्म हुआ फ़लस्तीनियों पर, इतना मेरे ख़्याल में नेतान्याहू के ज़माने में भी नहीं। कंटिन्यूअसली मारा गया, हर बार, हर दिन, हर रोज़ ये वेस्ट बैंक में जाते हैं, वहाँ लड़कों को उठाते हैं, टारगेट करते हैं, नई-नई सेटलमेंट्स का करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं। अब पैलेस्टाइन स्टेट को 130 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने यूनाइटेड नेशन में तो ये कन्फर किया है, ये रिकॉग्नाइज़ किया एक किस्म जो वो वोट हुआ था। लेकिन स्टेट कहीं नहीं है, स्टेट कहीं नहीं है। स्टेट मानी जाती है जहाँ टेरिटरी है, जहाँ की पॉपुलेशन है, टेरिटरी हो, एक गवर्नमेंट हो। एक साइड पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी है, दूसरी साइड हमास है। कहीं पूरा कोई सिस्टम ने कुछ लोग पैलेस्टाइन अथॉरिटी को मानते हैं, हमास को कुछ लोग टेररिस्ट ग्रुप भी डिक्लेयर कर रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको नेशनल और इंटरनेशनल खबरों से आगाह कर रहा है, आप तक खबरें पहुंचा रहा है। इंटरनेशनल खबरों को आमतौर पर हम कुछ इंटरव्यूज़ के ज़रिए और कुछ जो अपना नज़र दुनिया पर प्रोग्राम है शाम का, उसके ज़रिए हम आप तक पहुँचते हैं और नेशनल इश्यूज़ पर भी कई जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही अहम दिन है। अल्जियर्स यानी अल्जीरिया की राजधानी अरब लीग की समिट हो रही है जो कोविड-19 के बाद पहली है। लेकिन इसमें एक और चीज़ सामने आई है, एक और फैक्ट सामने आया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद एमबीजेड जिन्हें कहा जाता है, वो नहीं जा रहे हैं। कुछ इख्तलाफात हैं, क्या है, हम ये समझेंगे। इसके अलावा इज़राइल में इलेक्शन हुए हैं, 4 साल के अंदर 5वीं बार पार्लियामेंट के इलेक्शन, वहां इंस्टेबिलिटी लगातार है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो हमें वक्त दे देते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। शेख मंजूर साहब, अरब लीग के बारे में बताइए, क्या कुछ हो रहा है ऐसे वक्त में जबकि डिवाइडिंग लाइन कुछ शार्प होती जा रही है। जो खाड़ी के मुल्क हैं, गल्फ के मुल्क हैं, कुछ लोग थोड़ा सा हेजिस पर खड़े हुए हैं, कुछ लोग जंप कर रहे हैं। वो एक अजीब सी सूरत हाल है। इसमें अब आपको आप कैसे देखते हैं अरब लीग की आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके बारे में? देखिए, अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड chaos है, वो इस वक़्त अरब दुनिया में है। यूक्रेन का वार को एक साइड छोड़कर अगर आप देखेंगे, एक तिहाई अरब मुल्कों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और सिक्योरिटी इश्यूज़ है। इनमें सीरिया है, यमन है, इसके अलावा इराक में भी स्टेबिलिटी नहीं है। इससे पहले अगर आप देखेंगे ट्यूनिस में भी जो है बहुत प्रोटेस्ट्स चल रहे थे जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट के खिलाफ, वहाँ भी है। सूडान में, लेबनान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, फ़लस्तीन में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। और हमने ये देखा है, ये पास्ट एक्सपीरियंस है, अरब लीग ने कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल अदा नहीं किया है पिछले 20 साल के दौरान, जो अपने मेंबर कंट्रीज़ के इश्यूज़ को एड्रेस कर सके। जैसे आपने कहा कि अरब वर्ल्ड खुद डिवाइडेड है। इस कॉन्फ्रेंस में जिसमें लग रहा था कि इसमें बड़ी पार्टिसिपेशन हो जाएगी, तकरीबन 7 जो है हेड्स ऑफ स्टेट जिसमें मोरक्को ने लेटर स्टेज पर इसमें बायकॉट किया है। हालाँकि पहले किंग मोहम्मद ने कहा था कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब, कुवैत, यूएई या दूसरी कंट्रीज़ के जो है, उन्होंने पहले ही इसमें लो लेवल जो है रिप्रेजेंटेशन भेजी है। हालाँकि यूएई की तरफ से जो है नायब सदर और दुबई के पर वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। लेकिन मसाइल बहुत सारे हैं। मसाइल का हल ढूँढना मुझे नहीं लगता है अरब लीग के बस में है।
ऑलरेडी मेजर इश्यूज पर डिवीजन है, खासकर पलस्टाइन इशू एक है जिसमें दो साइड्स बन गए हैं। एक तो जो अब्राहमिक अकॉर्ड को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे है जो इसकी अपोजिशन कर रहे हैं। उस पर भी जो है अल्जीरिया उनमें से एक था जिसने इसकी मुखालफत की है। हालांकि उसने रिसेंटली कोशिश की थी, जो फैक्शंस है फ़लस्तीनियन फैक्शंस, उनके दरमियान मुफ़ाहमत की कोशिश भी की है, लेकिन नहीं होता है। अब उनका लेटेस्ट जो है मोरक्को के साथ जो वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है, वो कहते हैं उनके डेलीगेशन को ड्यू अकॉर्ड जो उनके हिसाब से उनको देना चाहे था रिसेप्शन या उनको वेलकम करना, वो नहीं हुआ, वो नया है। और मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा-सा इनकलाब या कोई यूनाइटेड फ्रंट जैसा मेजर इश्यूज़ पर यहाँ पर होगा। हाँ, ये है कि 2 साल के बाद पहली बार यहाँ पर हुआ कि एक कोशिश की जा रही है कि कंसेंसस कुछ इश्यूज़ पर डेवलप किया जाए। लेकिन यहाँ हर एक कंट्री के अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स हैं। जो जो ओवरऑल इंटरेस्ट्स है अरब रीजन का, उसको वो इग्नोर करके अपने इश्यूज को, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कई एक किस्म का जो पर्शियन जो फ्रेज है, निशस्तम गुफ्तम बरखास्तम, ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा, कोई प्रोडक्टिव नहीं साबित हो जाएगा। किसी किस्म की जहाँ पर इफेक्ट हो रहे हैं हम, सिविल वॉर जैसा चल रहा है, मिलिटेंसी चल रही है, सिक्योरिटी इश्यूज है, इस सिलसिले में मुझे नहीं लगता है कोई ये ऐसा प्रोग्राम या प्लान प्रेज़ेंट करे जिससे वहाँ पर ये शूरिश जो चल रही बहुत सारे मुल्कों में वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये अरब लीग हो या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ओआईसी, हुँ, इनके बारे में ऐसा समझा जाता है कि ये दोनों ही बहुत ही इनइफेक्टिव बॉडीज हैं। अभी जिन इश्यूज पर इख्तलाफ है, उसमें जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि ईरान का और तुर्की का रीजनल रोल क्या हो, रीजनल का इस पर इख्तलाफ है। और सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद को रिहेबिलिटेट किया जाए या ना किया जाए, उस पर भी इख्तलाफ है। और जैसा कि आपने बताया, अल्जीरिया और मोरक्को के बीच में इख्तलाफात हैं जो यहाँ खुल करके नजर आ रहे हैं। जब सबसे अहम जो इफेक्टिव लोग हो सकते थे, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और यूएई के प्रेसिडेंट, जाहिर है इस पूरे इलाके को एक तरह से ये लोग कंट्रोल करने वाले और या ये कहा जाए अमेरिका के साथ साथ चलने वाले लोगों को लीड कर रहे थे। जब यही लोग नहीं है, कुवैत भी नहीं है, तो फिर इसकी इनइफेक्टिवनेस तो और ज्यादा बढ़ रही है। फिर क्या कुछ है? कौन है जो पीछे से पुश कर रहा है इस मीटिंग को कराने के लिए, और कौन है जो इसको नाकाम कर रहा है? क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, मीटिंग तो यूजुअली एनुअली हुआ करती थी। पहले जो है बिगिनिंग में अरब लीग बहुत इफ़ेक्टिव रहा है। अगर आप देखेंगे जब कुवैत पर अटैक हुआ है, इराक ने किया था, उस वक़्त अरब लीग का एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन जो है, वो कतर में है, जिसने यूनाइटेडली म इसके खिलाफ कुवैत के इराक के खिलाफ एक एक्शन प्लान बनाया है, जिसकी वजह से अमेरिकन फ़ोर्सेस आए और उन्होंने इसको लिबरेट कराया। हालाँकि उसमें पैसे भी इन्हीं को देने पड़े, लेकिन एक यूनाइटेड भी है। लेकिन जब से खुद गल्फ़ कंट्रीज़ डिवाइड हो गए, जिस पर यानी कि जब मोहम्मद बिन सलमान और इन्होंने यूएई के रूलर ने जब कतर के साथ डिप्लोमैटिक रिलेशन, खुद डिवीज़न हुआ है गल्फ़ कंट्रीज़ के दरमियान। इसके अलावा पहले माना जाता था गल्फ़ 6 गल्फ़ कंट्रीज़ प्लस 2, जिसमें जॉर्डन और इजिप्ट को माना जाता था। इट वाज़ कंसिडर्ड ए यूनिफाइड यूनिट। अब उसमें वो नहीं बात रही है। ये बिखरा हुआ है। इसको समेटने की ज़रूरत है। लेकिन अब नए-नए इश्यूज़ वहाँ पर आए हैं। नई लीडरशिप इमर्ज हो गई है, ख़ासकर गल्फ़ रीजन में, और दूसरी जगहों पर भी आपने भी देखा है। अल्जीरिया में खुद भी एक नई गवर्नमेंट आई है, ये 1 डेढ़ साल पहले आई है। या नई जगहों पर आ रही है। इसलिए न्यू व्यूज़ और इसमें यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं है अभी तक।
उसमें एटलीस्ट कुछ इश्यूज़ पर उनको एक यूनिफाइड स्टैंड लेने की ज़रूरत है, जिसमें एक पैलेस्टीनियन इश्यू है। अगर यमन पर भी वो कुछ कर सकते हैं, वहाँ पर पीस लाने के लिए लीबिया इज़ इन शैम्बल्स। लीबिया की हालत बदतर है, लेकिन उस पर कोई गौर ही नहीं कर रहा है। हुँ। अगर ये कुछ चीज़ कोई इनिशिएटिव लेते, एक ग्रुप बनाते और यूनाइटेडली उस पर काम करते, तो हो सकता है इसका एक रोल होता है। अब आप छोड़िए सिर्फ़ अरब लीग और ओआईसी ही मत छोड़िए, हमारा कॉमनवेल्थ ग्रुप है, उसका क्या रोल है? नॉन अलाइन्ड का है। ये जो फोराज थे, ग्रुप्स थे या जो पहले इफ़ेक्टिव हुआ करते थे ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, उनकी इफ़ादियत हुआ करती थी, एक स्टैंड लिया करते थे। अब ये अब ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स जो है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप देखिए आसियान है, यूरोपियन यूनियन है, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बनिस्बत इफ यू सी पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स जो बन रहे थे या ऐसे ही इस्लामिक ग्रुप से मुस्लिम कंट्रीज़ का बन गया, अरब ग्रुप बन गया, अरब कंट्रीज़ का। मगरिब एक यूनियन का था, जिसमें ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो थे, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ के जिन्होंने ग्रुप बनाया था। वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं रहे, वो डिफंक्ट हो गए हैं। हाँ, एक ये जो है साल में 1 बार मिलने का मौका मिलता है, जहाँ वो सिर्फ़ वो एक एजेंडा होता है, उस पर कोई ज़्यादा यानी कि सख्ती से इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा है उस पर, तो इसलिए इसकी कोई वो इफ़ादियत नहीं है आजकल। अच्छा शेख साहब, देखिए, जो आपने कुवैत जंग का ज़िक्र किया, उसमें तो खुद चूँकि अमेरिका ही सद्दाम के खिलाफ लड़ रहा था, तो अमेरिका के कहने पर अरब लीग ने और इन मुल्कों ने कोई भी फैसला कर लिया हो, तो उसे कितना इफ़ेक्टिव कह नहीं, पाएँगे? इसमें एक और चीज़ था ना, उस वक़्त उनको लगा जब कुवैत पर हमला किया, तो सऊदी अरबिया को सबसे ज़्यादा थ्रेट लगा। क्योंकि वो बॉर्डर भी इनके साथ लग रहा था और जो कुवैती रूलर्स थे, दे हैड टेकन शेल्टर एट दैट टाइम सऊदी अरेबिया। वहाँ ही उन्होंने बनाया एक गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाई और दूसरे जो छोटी-छोटी अरब कंट्रीज़ को इससे लाहक अपना खतरा हुआ। अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए, अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए उन्होंने एक उस वक़्त एक यूनिफाइड स्टैंड लिया, जिसमें दूसरे अरब कंट्रीज़ भी शामिल हो गए। हुँ, उसमें बहुत कम एक इसमें यासिर अरफ़ात के बारे में कहा जाता था कि वो एक किस्म का जो है वो सद्दाम हुसैन को मदद, यहाँ तक कि बशर अल असद के फ़ादर भी उस जो है, जो दूसरा ग्रुप है उसके साथ उस वक़्त जॉइन किया उन्होंने ताकि सद्दाम हुसैन को वहाँ से इविक्ट किया जाए। हुँ, हुँ। अच्छा, अब मुझे अब याद आ रहा है कि 2017 में रियाद में हाँ, जब ट्रंप आए थे मई 2017 में, हाँ, और ट्रंप मीटिंग की की गई थी मीटिंग मुस्लिम। की थी, और उसमें उसमें तकरीबन 50 मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट्स इकट्ठा हुए थे। तो हुँ। इन मुल्कों के किसी एक इशू पर इकट्ठा होने की वजह ज्यादा मजबूत अमेरिका बहादुर का हुक्म है या अपनी यूनिटी है? ये 2 चीज़ें बड़ी, अगर देखिए, कंपेयर किया उसका जाए। मुझे पता है इसके बारे में, उसमें भी कंट्रोवर्सीज़ शुरू हो गए। उस मसले पर भी बहुत कंट्रोवर्सीज़ शुरू हुई। ये बेसिकली चूँकि सऊदी अरबिया जो है, ये एक बहुत बड़ा रिलिजियस सेंटर है और इकोनॉमिक पावर भी है। इस वजह से बहुत सारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनको एहतराम उस लिहाज़ से करते हैं। हुँ, हुँ, अगर ये सिलेक्ट किया गया, सऊदी अरबिया ही इसके लिए सिलेक्ट किया गया, ये एक प्र पर्पज़ था उसमें, हुँ, जो ट्रंप एक अमेरिका कन्वे करना चाहता था। इसमें ये था कि वो सऊदी अरब के कहने पर बहुत सारे मुल्क वहाँ मुल्कों के सरबराह वहाँ पर गए। हालाँकि वहाँ पर कंट्रोवर्सी ये भी हुई कि ट्रंप नवाज़ शरीफ को उस वक़्त नहीं मिला। जिसे ह्यूमिलिएशन हो गई ना मिला, बल्कि उसको सेकंड रो में रखा गया था। हालाँकि पॉपुलेशन के हिसाब से या दूसरे हिसाब से ओआईसी में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है।
अब अगर देखें 3 ही बड़े हैं, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन वो भी एक हो गया और वो दिखाना चाहते थे, सऊदी अरब ये कन्वे करना चाहता है, इट स्टिल एन्जॉयज इन्फ्लुएंस अमंग मुस्लिम कंट्रीज़। हुँ। जबकि दूसरे साइड जो था, ट्रंप को ये कन्वे करना था कि उनको एक मैसेज देनी थी, जिस मैसेज के नतीजे में, इस मीटिंग के नतीजे में जो अब्राहमिक अकॉर्ड हुआ, वो उसमें भी जो है पर्सनल जो इन्फ्लुएंसेस थे, उन्हीं कंट्रीज़ ने इस पर सपोर्ट किया। यानी उसकी वो तैयारी की स्टेज थी जब वो अब्राहम। इट वाज़ नॉ और यही नहीं, आपने देखा कि उसके बाद जो बहरीन में मीटिंग हुई इसके बारे में, जो पैलेस्टाइन के बारे में, उसमें उन कंट्रीज़ ने हिस्सा किया जो सऊदी अरब के बड़े क्लोज़ थे। उसमें कतर ने नहीं हिस्सा लिया। उसने इजिप्ट ने लिया बिकॉज़ इजिप्ट की इकोनॉमी टोटली डिपेंडेंट है। एक तो अमेरिकन एड पर, दूसरा उनको जो सऊदी से एनुअल एड मिलता है इन बिलियंस, और वो इसलिए करते हैं। इसमें पैलेस्टाइन का जो महमूद अब्बास ने शिरकत नहीं की। ने बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसने इसमें ज़्यादा बहरीन, यूएई, सूडान, मोरक्को, इजिप्ट, सऊदी अरब या बड़ी कंट्रीज़ रहे। इवन जो है हम ओमान या कुवैत की बात कर रहे हैं, वो अगर उन्होंने वो डिस्टेंट किया उन्होंने उस रेज़ोल्यूशन को अडॉप्ट करने में। अच्छा, अभी तकरीबन 1 महीना पहले अल्जीयर्स में फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स की, जिसका आपने भी इशारा किया, 14 ग्रुप्स ने एक तरह से अंडरस्टैंडिंग बनी, उनकी एग्रीमेंट हुआ कि अगले 1 साल में गज़ा और वेस्ट बैंक में पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराएँगे। और शायद उसमें कहीं कुछ इशारा रेज़िस्टेंस वाला भी एक एंगल था कि इज़राइल के ज़ुल्म के खिलाफ रेज़िस्टेंस, क्योंकि वो ग्रुप्स मुसलसल मिल रहे हैं। ईरान में भी मिले, उधर बेरूत में भी मिले और मुख्तलिफ ग्रुप्स, फ़िलिस्तीनी रेज़िस्टेंस ग्रुप्स भी मिल रहे हैं। इस वक़्त अल्जीयर्स में जो अरब लीग कॉन्फ्रेंस है, उसको नाकाम करने की कोशिशें कहाँ से हो सकती हैं? देखिए, एक चीज़ जो इसमें जो है, इसमें यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल भी आए हैं। इसमें जो ब्रीफिंग के तौर पर बिफोर दैट जो अरब अल्जीरिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने दी है, उसने कहा, इसने ये क्लियरली कहा ये हाई ऑन एजेंडा है पैलेस्टीनियन इश्यू वहाँ पर। लेकिन देखना है इस समिट का आउटकम क्या होगा? क्या उस पर एग्री करेंगे जो पैलेस्टीनियंस पर इस वक़्त जो पिछले कई महीनों से वो सफ़र कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या इस पर कोई एक यूनिफाइड स्टैंड, हाँ, हो सकता है जॉइंट कम्युनिके में ये आ जाएगा, वहाँ पर जो है सेटलमेंट्स मत कीजिए, टारगेट्स, लेकिन वो सिंपली वो एक स्टेटमेंट के तौर पर रहता है, रिकॉर्ड के तौर पर। जो एक्शन है बेसिकली, जो वो कर सकते हैं, प्रोटेस्ट लॉन्च कर सकते हैं, या उनको ये कह सकते हैं कि हम जो हमने रिसेंटली रिस्टोर किए हैं टाइज़, इसके बारे में हम उसको लो रखेंगे, वो नहीं को करते। हुँ। इंडिविजुअली हर एक चीज़ चलता है, लेकिन फिर अल्टीमेटली जैसे हमने ओआईसी में भी रखे, एक जॉइंट कम्युनिके आता है, उस पर सारे कंट्रीज़ हाँ जी, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में उसका कोई इफ़ेक्टिव नहीं रहता। अब ये है कुछ कंट्रीज़ अभी भी पैलेस्टाइन इश्यू के बारे में सेंसिटिव है, इसमें अल्जीरिया भी है। उसमें हालाँकि जॉर्डन भी अब फँस गया बिकॉज़ इट्स इन्वॉल्वमेंट इन पैलेस्टीनियन इश्यू, वो भी चाहते हैं यहाँ पर कोई सेटलमेंट हो। या लेबनान का चूँकि बॉर्डर एक किस्म का मिलता था, अब एक वो जो मैरीटाइम बॉर्डर उसके बारे में एक सेटलमेंट भी हुई है, लेकिन उसका असर तो पड़ता है। ये लोग बड़े कंसर्न हैं, जो उनको मेन सपोर्टर्स थे, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे थे, मॉरल सपोर्ट कर, जिनकी एक से थी इंटरनेशनल लेवल पर बिकॉज़ ऑफ बीइंग, एक तो हब था इस्लामिक यानी कि कंट्री का, ये जो है रिलीजियस सेंटर था एक बहुत बड़ा, उसकी एक वज़न था। वो लोग किसी हद तक पीछे हट गए हैं उनको। हालाँकि सऊदी अरब ने रिसेंटली उनको फाइनेंशियल मदद भी की है और ये कहा कि उन पर जो है उनको वी सेटल स्टैंड बाय टू स्टेट फॉर्मूला। उन्होंने ये रिटेरेट किया। लेकिन दूसरे कंट्रीज़ एक-एक करके हट गए।
अच्छा, शेख साहब, आप इतने अरसे से देख रहे हैं इस पूरे इलाके को, दुनिया की सियासत को। एक तरफ अमेरिका, जो इजराइल की सिक्योरिटी को गारंटी देने के लिए खड़ा हुआ है, और वही अमेरिका इन मुल्कों की हुकूमतों को कंट्रोल किए हुए है, जो जो अरब लीग में है या ओआईसी में है। तो इनसे कभी भी कोई ऐसी तवक्को की जा सकती है जिनके तार वॉशिंगटन से ऐसे जुड़े हुए हों कि फॉरेन पॉलिसी पर स्टेटमेंट भी शायद वॉशिंगटन से लिख करके आते हों। तो इनसे कहीं कोई भलाई फिलिस्तीनियों के लिए कभी कोई उम्मीद की जा सकती है जब तक ये अमेरिका के एलाइज हैं? देखिए, अब पहले तो फिर भी ये करते थे, जैसे हमने देखा 73 में दे यूज्ड ऑयल एज़ अ वेपन, जो उन्होंने पैलेस्टाइन पर उस वक़्त किया था और बड़ा इफ़ेक्टिव रहा। वो बात तो पास्ट की है। अब रियलिटीज़ चेंज हो गए हैं, ग्राउंड रियलिटी चेंज हुई है। अब वो जैसे आपने कहा कि उन्होंने शील्ड, डिफेंस शील्ड दिया, उन्होंने वो ऑफ़र कतर को भी की, सऊदी अरब को भी की है, ऐसी ऑफ़र्स उन्होंने उनको भी की है। लेकिन साथ-साथ हमें ये भी देखना है कि गल्फ़ कंट्रीज़, ख़ासकर अरब वर्ल्ड में भी चेंजेज़ आ रहे हैं। वो नहीं रहा है जो पहले प्रो वेस्ट है, उसमें अब किसी न किसी किस्म की वो जो है दराड़ आई है। It may not be visible this time, but gradually they are also resetting their policies. एक तो वो टोटली ये नहीं चाहते हैं, इट इज़ नॉट ओनली सऊदी अरब और यूएई, जिसका हम देख रहे हैं, ज़िक्र भी किया है, पिछले कई बार किया है। इसमें इवन दूसरी कंट्रीज़ जो है, कुवैत भी है, कतर कतर ने पहले से ही उसने ओपन किया था विंडो, वो टर्की के क्लोज़ भी था, वो ईरान के क्लोज़ भी था, वो रशिया के साथ भी था। हालाँकि उसके रिलेशंस अमेरिका और इसके अलाइज़ के साथ भी इतने ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन्होंने एक विंडो रखी है। ऐसे ही अब दूसरी कंट्रीज़ में भी ये सोच है कि हम सारे जो है, वी शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। हुँ, हुँ। उसको जो है, वो भी ये उनमें रीथिंकिंग आ रही है, रिव्यू कर रहे हैं अपने पॉलिसीज़ को, ताकि वो दूसरों के साथ भी, दूसरे बड़े मुल्कों के, जिसके बारे में अमेरिका ने हाल ही में ज़िक्र किया कि चाइना इज़ एन इमर्जिंग थ्रेट टू देम, जो उन्होंने कहा, वो अपने जो है विंडो ओपन रखना चाहते हैं। इसलिए वो, अब अगर आपने देखा कई इश्यूज़ पर अमेरिका और जिन गल्फ़ कंट्रीज़ की आपने बात की, डिफरेंसेस भी होने लगे। ओपेक के आउटपुट पर जो डिसीज़न लिया है, कल भी अमेरिका ने कहा ये उन्होंने हमारे खिलाफ किया है। हाँ, तो या ये एक दूरी का सा एहसास होने लगा है। हाँ, अच्छा, दूसरा अब जी, यूक्रेन मसले पर भी, यूक्रेन मसले पर भी दे रिमेन न्यूट्रल, दे नेवर कंडेम, और यहाँ तक कि ओपन चैनल्स किए रशिया के साथ भी, उसके साथ भी जो उन्होंने कहा कि वहाँ गए भी। हाल ही में यूएई का प्रेज़िडेंट भी गया, इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान भी उससे मिला। वो है, वो बात नहीं रही। तो ये बहुत बड़ी बात है, चूँकि जिस दौर में हमने आपने बहुत ही एक्टिव जर्नलिज़्म की है, हम इन मुल्कों में गए तो वहाँ तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि इट कोई वाज़ वन पत्ता भी नहीं साइडेड, हिलता। इट वाज़ अब वन साइड। हालात जी, अब हालात बदल रहे हैं। अच्छा, हाँ। अब इज़राइल के इलेक्शंस के बारे में आपका क्या ख़्याल है? 4 साल में 5वाँ इलेक्शन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अब भी जो सरकार बनने के इशारे आ रहे हैं, वो वो नेता 120 में से 61-62 सीटों की बातें हो रही हैं। आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? क्यों है ऐसी इंस्टेबिलिटी वहाँ पर? देखिए, एक चीज़, इसको 2 हिस्सों में आप देखिए। ये जैसे आपने कहा 5वाँ इलेक्शन है 4 सालों में, वहाँ पर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होते हुए भी, चाहे ए पावर में रहे, बी पावर में रहे, जो पॉलिसी टुवर्ड्स पैलेस्टीनियंस है या अरब्स है, वो वन एंड द सेम है। उस पर कोई दो राय नहीं है, 20-19 की फ़र्क। और वहाँ की एक चीज़ है, कुछ भी कहे, उनके जो हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है, वो इलेक्शन लड़ते हैं, हालाँकि उसमें पैसा भी उनको बहुत खर्च होता है। 5वाँ इलेक्शन है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन नहीं मिली है पिछले कई दहाइयों से, ये आज का मसला नहीं है। लेकिन उनका अप्रोच ऑन इश्यूज़ जो है, चाहे वो उनके पैलेस्टाइन या अदर इश्यूज़ पर, वो वन एंड द सेम है। अभी जो कह रहे हैं, लिक्विड पार्टी के बारे में कहते हैं, इट इज़ प्रोजेक्टेड टू विन 31 सीट्स, इसके बारे में। और जो प्रेज़ेंट प्राइम मिनिस्टर है, उसकी पार्टी को
23 या 24 सीट्स के आने की उम्मीद है। लेकिन चाहे ए रहे, बी रहे, सी रहे, उससे बेसिक जो उनकी जो है पॉलिसी जो फंडामेंटल्स है, उनमें चेंज नहीं आती है। हर एक अगर आपने देखा जो प्रेज़ेंट प्राइम मिनिस्टर है, जितने इसके दौर में ज़ुल्म हुआ फ़लस्तीनियों पर, इतना मेरे ख़्याल में नेतान्याहू के ज़माने में भी नहीं। कंटिन्यूअसली मारा गया, हर बार, हर दिन, हर रोज़ ये वेस्ट बैंक में जाते हैं, वहाँ लड़कों को उठाते हैं, टारगेट करते हैं, नई-नई सेटलमेंट्स का करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं। हाँ, वहाँ के सिस्टम के लिए जो है अब देखिए फिर वही आ रहा है जिसकी बात का अब लेकिन फिर इंस्टेबिलिटी का मसला है। आपको मैजिक 61 नंबर लाना है। हुँ, हुँ, 31 लाया, अब इसको और 7 पार्टियों को और जोड़ना है। हुँ, 7-8 पार्टियों का, किसी के पास जो अरब मुस्लिम पार्टीज़ है, उनको भी 10 सीटें आई है, 10 या 11 सीटें आई। कभी वो उसके साथ जाते हैं, कभी इनके साथ जाते हैं। एक को 5, दूसरे को 4, तीसरे को ये, जमा करके एक वो खिचड़ी बनती है। लेकिन उनके मिज़ाज में ये अब सेट हो गया है। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा जनता राज के दौरान जो था, जनता पार्टी के दौरान 12-12, 13-13 पार्टियाँ हुआ करती थी। वो हुँ, एक सिस्टम था, लूज़ सिस्टम चल भी गए, हुँ, चलता भी गया। और इवन कांग्रेस ने जब 2004 में या 2009 में हुकूमत ली, इसको भी सपोर्ट था, बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ का सपोर्ट था। और इसी वजह से अदरवाइज़ कांग्रेस को पहले 2004 में सिर्फ़ 145 सीटें थी। और इनको जो 130 सीटें दूसरे आई, वो दूसरे रीजनल पार्टी से आई। ये एक मिज़ाज वहाँ का बन गया है, उससे जो इनके जो है पॉलिसीज़ में चेंज नहीं आती है। ख़ासकर पैलेस्टाइन के बारे में दे आर वन ऑन दैट इश्यू, बी इट नेतन्याहू या लेफ्ट, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और वहाँ के सिस्टम में ये एक सिस्टम ऑटोमैटिकली जो है, लोग छोड़ते भी है पावर। ये नहीं कि इंसिस्ट करते हैं नहीं चोरी हुआ, गड़बड़ हुई, वो हार गए तो हार गए, दूसरी हुँ। बार दूसरे को देते हैं, फिर आते हैं। इसमें एक ये किसी किस्म की डेमोक्रेसी का एक चीज़ है वहाँ पर इस कंट्री में है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम। हालाँकि वो कभी भी इस डेमोक्रेटिक सिस्टम ने हमेशा जो है फ्रैक्चर्ड मैंडेट लिया है। कभी किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं दी। लेकिन पॉलिसीज़ जो है नेशनल पॉलिसीज़ या इंटरनेशनल इश्यूज़ पर जो पॉलिसी वो वन एंड द सेम रहते हैं। उसमें कोई फ़र्क नहीं आती है। अच्छा, आखिर में मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा आपकी क्या राय है जो लेबनान और इज़राइल के बीच में मैरीटाइम जो एग्रीमेंट हुआ है हुँ। उसको आप कैसे देख रहे हैं? चूँकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमने इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया और हमें अपना हक मिल गया। ये बात हिज़्बुल्लाह और लेबनान की तरफ से कही जा रही है और इज़राइल ये कह रहा है कि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई दुश्मन मुल्क राइटिंग में कोई एग्रीमेंट करे इससे ज़्यादा और क्या रिकॉग्निशन चाहिए? तो उसको पॉलिटिकली इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ये जो एग्रीमेंट है इसका जो है मीडिएट किया था ये अमेरिका में का इसमें बड़ा रोल था। ये कह रहे थे चूँकि ये डिमार्केटेड नहीं था इसलिए इसको किया है। लेकिन दूसरी बात ये जो है, चाहे इज़राइल अगर हम देखेंगे, इट इज़ अ रियलिटी, वन हैज़ टू एक्सेप्ट इट, इट इज़ देयर। जो टू स्टेट फार्मूला यूएन ने एक्सेप्ट किया, वो यही है कि इज़राइल एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। इसके अलावा आप दुनिया के उन ममालिक को देखिए, जिन्होंने इज़राइल को तस्लीम किया। मुझे बताएँ अब अरब कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, हुँ, हुँ, उससे हुँ, हुँ। पहले यूरोप सारे ने किया है, हाँ। रशिया ने किया है, चाइना ने किया है, जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ जी, जी, में। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अलावा टर्की टर्की का पहले से ही है। कौन-सी कंट्री नहीं है, हमारा इंडिया है जो पिछले 30 साल पहले उन्होंने किया है। हुँ, हुँ। ये उसको रिकॉग्नाइज़ करे, ना करे। हमारे इसके नेबर्स में जॉर्डन ने किया है, इजिप्ट ने किया है, उन्होंने ये दूसरा मोरक्को ने पहले ही किया था, सूडान ने किया है। सारे कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट में भी कुछ 70-80 कंट्रीज़ रहे होंगे जिन्होंने इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। बट दे मेंटेन सम टाइम अब मसलन अभी आप गल्फ कंट्रीज़ के बारे में कहते हैं। उनके यहाँ ट्रेड या दूसरे तरीके से अभी सऊदी अरब ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, लेकिन एयर स्पेस इनके लिए खुली छोड़ी।
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इश्यू अब पैलेस्टाइन स्टेट को 130 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने यूनाइटेड नेशन में ये कन्फर किया है, ये रिकॉग्नाइज़ किया एक किस्म जो वो वोट हुआ था। लेकिन स्टेट कहीं नहीं है, स्टेट कहीं नहीं है। स्टेट मानी जाती है जहाँ टेरिटरी है, जहाँ की पॉपुलेशन है, टेरिटरी हो, एक गवर्नमेंट हो। एक साइड पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी है, दूसरी साइड हमास है। कहीं पूरा कोई सिस्टम ने कुछ लोग पैलेस्टाइन अथॉरिटी को मानते हैं, हमास को कुछ लोग टेररिस्ट ग्रुप भी डिक्लेयर कर रहे हैं। ये एक जो है ये पॉलिसी तब तक रही है। अब इसको आप कहेंगे लीगली इसको रिकॉग्नाइज किया इलीगली, बट इट इज अ गुड थिंग कि अगर इससे वहां पर आइंदा कोई खदशा रहता है ट्रबल का, वो अगर खत्म हो गया है, इट्स अ विक्ट्री फॉर बोथ, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। हुँ। चाहे ये इसमें ये ये बहुत ही अहम बात है कि दोनों के लिए और निस्बतन इम्कान है कि शायद बॉर्डर पर भी थोड़ा-सा पीस रहे और टकराव कम हो जाए, इस किस्म के भी इशारे हैं। अच्छा, बहुत-बहुत शुक्र एक और जी, चीज इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ। जी, जी, जी। आप देखिए जो हिज़्बुल्लाह ने भी अगर इसको इंडोर्स किया, इनडायरेक्टली इसका मानना है इज़राइल का इट्स अ फोर्स, हुँ, इसकी एक पॉलिटिकल एंटिटी है। उसको भी हमें इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है कि वो भी ये मानने को तैयार है कि तैयार हो गए हैं कि हिज़्बुल्लाह के विदाउट देयर कंसेंट इट वाज़ नॉट पॉसिबल टू कंक्लूड दिस एग्रीमेंट। हुँ। ये बहुत बड़ी बात है और ख़ास तौर पर हिज़्बुल्लाह की तरफ से ये भी कहा गया कि हमने धमकी दी और ये एग्रीमेंट हो गया और हमारे लेबनान को फ़ायदा हुआ। बहरहाल ये हो सकता है पब्लिक कंज़म्पशन के लिए हो या उनके अपने लेकिन बुनियादी ये है कि इज़राइल को भी ये मानना पड़ा कि हिज़्बुल्लाह एक बड़ा पॉलिटिकल फ़ोर्स है हुँ, हुँ। और लबनान के साथ जो भी कोई उसको अगर माना जाए इनडायरेक्टली उन्होंने एक्सेप्ट किया है उसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी। जी, 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 जी। चाहे ये बहुत अहम है क्योंकि अब से पहले और अब तक भी अमेरिका, सऊदी अरब और कई ताकतें ऐसी हैं जो हिज़्बुल्लाह को वहाँ एक तरह से डिसमेंटल करने की बात कहती हैं। सऊदी अरब के तो फॉरेन मिनिस्टर ने बाकायदा अभी कुछ 4-6 महीने पहले हिज़्बुल्लाह को डिसमेंटल करने की बात की थी कि ये किसी तरह से खत्म हो। बहरहाल ये इस सिचुएशन को समझना ये बहुत ही अहम है और जिस तरह से शेख मंजूर साहब ने बताया कि इज़राइल को भी अब ये मानना पड़ा कि हिजबुल्लाह लेबनान की एक ताकत है और उसके एक्सेप्ट किए बगैर ये एग्रीमेंट नहीं हो सकता था। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अरब लीग के बारे में, फ़िलिस्तीन इश्यू के बारे में और ये ख़ास तौर पर जो जो आपने इज़राइल के इंस्टेबिलिटी के साथ-साथ पॉलिसीज़ एक जैसा रहना ये बहुत ही अहम बात बताई और हिज़्बुल्लाह को इज़राइल के ज़रिए एक तरह से रिकॉग्नाइज़ किया जाना, ये काफ़ी अहम आपकी ऑब्ज़र्वेशन रही। बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।